हेलो फ्रेंड्स, आज 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 हम इस वीडियो में बताएंगे एक क्लास 10th मैथमेटिक्स का 1 से लेकर 3 चैप्टर तक मेन बातें और उसका सूत्र बताएंगे। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। पहला हम जो क्लास 10th का जो है पहला जो चैप्टर है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या का जो मूल बात है उसको हम बताएंगे। 3 चैप्टर, 1 से लेकर 3 चैप्टर था वास्तविक संख्या। इसमें देखना क्या होगा, इसमें पहला का था यूक्लिड विभाजन में क्या होगा, जैसे हम दे दिए भाग दे रहे हैं 5 से दे रहे हैं 6 में, तो 5 एकम 5 हो गया 1, तो हो गया ये, इसको कहते हैं भाजक, ये हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल इसको कहते हैं। और इसमें यूक्लिड विभाजन जो फार्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ये क्या है इसको बताते, देखो ये जो है जो भाज बराबर फार्मूला होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें मेन बात इसमें है कि भाज्य हम ए इसको ए माने और ये इसको बी माने और ये इसको देखो बी क्यू, तो इसको क्यू है, ये क्यू है और ये आर, रिमाइंडर को आर करते हैं, रिमाइंडर। तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, इसको छोटी आर से डिनोट करते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ये भाज्य बराबर फार्मूला होता है। तो इसको पढ़ना है, ये मेन बातें रहता है रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। और इसमें देखो एक फार्मूला ये देता है कि एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए जो कहेगा एलसीएम जो निकालने के लिए कहेगा, ठीक है। तो जैसे इसमें लेते हैं, जैसे 4 नंबर ए बी, ये 2 नंबर है और दो संख्या है, 2 नंबर है, इसका फैक्टर करने के लिए बोला है, फैक्टर करना। उसके बाद फैक्टर में जो दोनों में मिलेगा उसको लेना है, जो दोनों में मिलेगा वो अधिकतम घात वाला उसको लेना है, और उसके बाद जो बच जाएगा उसको सभी को लेना है एलसीएम में। लेकिन एचसीएफ में क्या करना है, एचसीएफ में क्या करना है कि एचसीएफ में जो मिलेगा तीनों में, जैसे ए बी नंबर है उसका फैक्टर करने के बाद कुछ आया, तो फैक्टर करने के बाद जो आएगा उसमें जो आपका कॉमन मिलेगा, और कॉमन में जो सबसे छोटा कॉमन मिलेगा उसी को सबसे छोटा घात वाला लेना है। घात इसमें कम होना चाहिए, घात इसमें कम है, इसमें घात ज़्यादा वाला लेंगे एलसीएम में, और एचसीएफ में घात कम वाला लेंगे। क्योंकि एलसीएम ज़्यादा होता है और एचसीएफ कम होता है। चलो ये तो था इसमें। और इसमें एक फार्मूला होता है क्या, एक फार्मूला होता है ए गुने बी बराबर, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। इसमें देखो, अब हमको ये मान लिया जाए पहली संख्या निकालना है, तो इसको इधर कर देंगे, ठीक है। तो मान लिया जाए पहली संख्या लिखते हैं, पहली संख्या बराबर हो जाएगा हो जाएगा एचसीएफ गुने एलसीएम और बटा दूसरी संख्या बटा क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या। अब हम मान लिया जाए दूसरी संख्या निकालना है, तो पहली संख्या को इस साइड कर देना, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुने एलसीएम बटा पहली संख्या, ये हो गया। और यदि आपको एचसीएफ निकालना तो इसको इधर कर देना, और एलसीएम निकालना तो इसको इधर कर देना। यानी एचसीएफ निकालना तो हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एलसीएम। ये था रियल नंबर का जो बेसिक फार्मूला है, जो फार्मूला होता है ये वास्तविक संख्या का था, ठीक है। और नेक्स्ट है इसका बहुपद, यानी बहुपद है, तो इसको पहले हम मिटाते हैं। जो अगला चैप्टर का हमारा जो है बहुपद है। अगला चैप्टर क्या, बहुपद। अगला चैप्टर क्या है, बहुपद।
बहुपद। तो इसमें पहले दे देता कि बहुपद को पहचानना कैसे, तो बहुपद को पहचाने तो बहुपद का पहले व्यापक रूप हम लिख देता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, व्यापक रूप। बहुपद का जो व्यापक रूप होगा x0 प्लस यहाँ पर 0 होगा, ठीक है, a0 x0 फिर a1 x पर पावर 1 प्लस a2 x के पावर 2 डॉट 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 इस प्रकार से हो जाएगा an x के पावर n, an x के पावर n। अब बताते हैं a0 जो है a0 कॉमा a1 कॉमा a2 ये जो होना चाहिए रियल नंबर में होना चाहिए। क्या रियल नंबर में यानी वास्तविक संख्या में होना चाहिए। जो ये जो रहेगा उसको रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या में होना चाहिए। और यहाँ x के पावर 0 कॉमा x के पावर 1 कॉमा x के पावर 2 डॉट 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 यहाँ x के पावर n डॉट 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 यहाँ पर x के पावर n हो गया। तो देखो ये जो इसका x के जो पावर हो रहा है 4 का जो पावर होना चाहिए, 4 का पावर होना चाहिए, 4 का पावर यानी घात, 4 का जो घात होना चाहिए वो होना चाहिए पूर्ण संख्या में। क्या पूर्ण संख्या, 4 का घात हर हाल में हमको पूर्ण संख्या में होना चाहिए। और जो इसका जो 4 का जो गुणांक होना चाहिए वो होना चाहिए वास्तविक संख्या में। किसका वास्तविक संख्या में होगा तभी हम उसको कहेंगे बहुपद। जैसे देखो यहाँ पर x के पावर 0 यहाँ भी यह एक बहुपद है। कौन सा एक बहुपद है, ठीक है, x के पावर 5 प्लस 3 यह भी एक क्या बहुपद है। क्योंकि देखो इस समय घात इसका देखो 4 का पावर इसमें देखो पूर्ण संख्या और इसमें देखो क्या है पूर्ण संख्या, ठीक है। 4 का पावर क्या होना चाहिए पूर्ण संख्या, 4 का पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए और 4 का कोएफिशिएंट गुणांक होना चाहिए वास्तविक संख्या। तो ये तो बहुपद का पहचानने का बेसिक नियम है। और इसमें देता है जैसे देखो पद के आधार पर बहुपद को दो तरह से डिफाइन किया गया, एक पद के आधार पर और एक पद के आधार पर, एक घात के आधार पर। पद के आधार पर जैसे बोला जाए पद के आधार पर किया जाए तो ये जैसे एक पद वाला यानी 5x एक पद वाला हो तो उसको एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे दो पद है 5x प्लस 3 ये दो पद है, इसमें दो पद हो इसलिए द्विपदी बहुपद हो गया। द्विपदी है इसमें जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 5 तो ये 3 पद है तो इसमें त्रिपदी बहुपद, ये एक पदी बहुपद होगा, एक पदी क्योंकि इसमें एक पद है इसमें द्विपदी बहुपद। ये हो गया त्रिपदी बहुपद और पद रहेगा 4 पद रहेगा तो चतुर्पदी कहते हैं। तो ये तो था पद के आधार पर। अब रहता है घात के आधार पर। देखो घात के आधार पर बहुपद पहचानने के लिए तो घात के आधार पर जिसका जितना घात होगा जैसे मान लिया जाए उसका एक घात होता है, एक घात वाला बहुपद एक घातीय बहुपद कह सकते हैं। जैसे देखो 5x तो ये इसका देखो यहाँ पर देखो एक घात है तो इसको कहेंगे एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। जिसमें हो गया 2x² प्लस 5x प्लस 3 तो देखो इसमें दो घात है, इसमें मैक्सिमम कितना दो घात तो इसको कहेंगे द्विघातीय बहुपद। ये क्या हो गया द्विघातीय बहुपद। 3x² प्लस 3x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 5 तो ये देखो इसमें मैक्सिमम घात कितना तो जिसका ये 3 है घात इसका मैक्सिमम कितना 3 तो ये त्रिघातीय बहुपद होगा। त्रिघातीय ये कौन सा हो जाएगा त्रिघातीय ये हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद। अगर घात 4 रहेगा मैक्सिमम घात 4 रहेगा तो चतुर्घातीय, यदि मैक्सिमम घात 5 रहेगा तो पंचघातीय और एक दे देता है इसे जैसे 5 दे देगा तो यह भी एक बहुपद है। क्या यह भी एक बहुपद है लेकिन कौन बहुपद अचर बहुपद। कौन सा बहुपद अचर बहुपद। ये कौन सा बहुपद अचर बहुपद क्योंकि इसका घात 0 है। देखो 5x इसको x के पावर यहाँ पर देखो x के पावर 0 का मतलब होता है 1 तो 5 गुना x के पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसका देखो घात क्या है 0 तो इसको लिख सकते हैं अचर बहुपद। क्या है ये अचर बहुपद। तो एक घात पद के आधार पर एक घात के आधार पर बहुपद पहचानने को देता है। तो ये तो हो गया पद के आधार पर और घात के आधार पर। अब इसमें जो सूत्र वगैरह है उसको हम बताते हैं। तो देखो इसमें जैसे हमारा एक घात वाला बहुपद रहेगा जैसे हम ले लेते हैं 5x प्लस 3 तो इसका अगर शून्यक पूछ देगा तो एक घात वाला बहुपद का शून्यक एक हो मैक्सिमम एक होगा। एक घात वाले बहुपद का शून्यक हमारा एक हो। शून्यक आने का मतलब हो गया कि यदि हम
इसके इस x के मान रखने पर यदि बराबर में हमको 0 आ जाता तो वही शून्य है। जैसे हम x के मान रखते थे, जैसे हम यहाँ पर देखो यहाँ पर रखते थे -10, यहाँ पर रखते थे -10, 5x -10। तो यदि हम x के मान 2 रखेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। x के जगह पर 5 × 2 -10 = 0। देखो 5 दूनी 10 -10, यानी जो x के मान 4 का मान रखने पर यदि हमारा शून्य प्राप्त होता है तो वह हमारा शून्य कहलाएगा। तो एक घात वाला बहुपद का शून्य का हमारा 1 होगा। एक घात वाला बहुपद का शून्य 1 हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम 1 हो जाएगा। और द्विघात वाले जैसे लेते 2x² + 5x + 3, देखो इसमें घात कितना 2, तो 2 घात वाले बहुपद का शून्यक हमारा 2 हो जाएगा। मैक्सिमम कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। 2 घात वाले बहुपद का शून्यक हमारा 2 हो जाएगा। और त्रिघात वाले लेते हैं 4x² 4x³ + 3 5x² + 3x और +5, तो ये हमारा 3 घात वाला। इसमें मैक्सिमम कितना घात है 3, तो 3 घात वाले बहुपद का जो मैक्सिमम शून्यक होगा वह हो जाएगा 3। और 4 घात रहेगा तो उसका मैक्सिमम शून्य कितना हो जाएगा 4। तो ये था शून्यक। बताएं कैसे होता है शून्यक। ऐसे शून्यक निकालने के लिए कहेगा तो बराबर में क्या करना 0, बराबर में 0 करके 2 घात वाला रहेगा तो उसको फैक्टर में बनाना, 3 घात वाला रहे तो इसको भी फैक्टर करके शून्यक निकाला, ठीक है। अब इसमें एक फार्मूला बेस्ट देता है सवाल, उसको हम बताते हैं। जैसे में हमारा देख ले, जैसे हमारा मान लिया जाए 5x + 3, यहाँ पर शून्य दे 0 बराबर 0 लें, यानी शून्य लिखें तो यह जाएगा 5x बराबर 3 जाएगा, वो 0 साइड यानी उस साइड जाएगा बराबर को साइड, तो -3 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा -3/5, x बराबर हमारा हो जाएगा -3/5, यही इसका शून्य है। अगर x के जगह पर -3/5 रखेंगे तो हमारे बराबर में 0 आ जाएगा। तो इसका एक घात वाले बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा ax + b, तो x बराबर हो जाएगा -b/a। तो ये था एक घात वाले बहुपद का शून्यक निकाले का फॉर्मूला, ठीक है। ये एक घात वाले बहुपद का शून्यक है। अब हम लिख देते हैं 2 घात, जैसे 5x² + 3x + 6 = 0, यानी इसका व्यापक रूप होगा द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होगा x² + bx + c। ये एक घात वाले बहुपद का व्यापक रूप हुआ, ये द्विघात वाले बहुपद का व्यापक रूप हुआ, तो बराबर 0। तो यहाँ पर होता है अल्फा + बीटा, और यहाँ पर फॉर्मूला होता है अल्फा + बीटा। अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा × बीटा बराबर होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। ये एक फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का निकालने के लिए, यानी शून्यकों का योगफल। यहाँ अल्फा + बीटा 2 शून्यक, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होगा, 2 शून्यक को हम एक शून्य को मान लेते हैं अल्फा और दूसरा शून्य को मान लेते हैं बीटा। एक शून्य को अल्फा और दूसरा शून्य को मान लेते हैं बीटा। तो इसमें देखो द्विघात बहुपद यानी अल्फा + बीटा बराबर -b/a, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल बराबर होगा -b/a, और शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा c/a, ठीक है। ये तो था शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। अब देखो इसमें यदि हमारा शून्यक दिया हो, यदि हमारा शून्यक गिवन हो, दिया हो, यदि हमारा शून्यक दिया हो, यदि हमारा शून्यक दिया हो माने गिवन हो, माने दिया हो, शून्यक हमारा दिया हो, आप पूछ दे कि हमको द्विघात बहुपद निकालना, द्विघात बहुपद, तो इसका कैसे करना है, इसका द्विघात निकालना है। तो इसका एक फार्मूला आता है x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा, यानी कि शून्यकों का x² - शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल × x + शून्यकों का गुणनफल, ये होता है द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। यदि शून्यक दिया हो या शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हो, तो इस प्रकार से आप फार्मूला लिखकर बनाएंगे, द्विघात बहुपद बनाएंगे, ठीक है। अब देखो बताते हैं त्रिघात बहुपद। आप देखो त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद जैसे कहने का मतलब 5x³ + 5x² + 3x + 5, ये त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद कहने का मतलब जिसका घात 3 है, जिसका मैक्सिमम घात कितना हो 3 हो, तो त्रिघात बहुपद है। इसका शून्यकों की संख्या हो जाएगा 3, शून्यकों की संख्या हो जाएगा 3, यानी अल्फा कौन 3 हो जाएगा, अल्फा + अल्फा, बीटा और गामा, ये त्रिघात बहुपद है। अब इस त्रिघात बहुपद का जो शून्यकों ये शून्य इसका व्यापक रूप हो जाएगा x³ + bx² + cx प्लस में d, ये त्रिघात बहुपद हो गया, ठीक है। त्रिघात बहुपद का सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म है, सबसे व्यापक रूप, ठीक है। अब इसमें बताते हैं शून्यकों का योगफल कितना होता है। तो शून्य अल्फा +
बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। शून्यकों का योगफल त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बटा ए, ठीक है। अब ये दो करके शून्य को यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है माइनस कितना होता है सी बटा ए। क्या होता है सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है सी बटा है। अब होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है सी बटा ए डी बटा ए का डी बटा ए, डी बटा ए माइनस में क्या होगा डी बटा ए। ये इसका मतलब कि इस सवाल में पूछता है इस प्रकार के से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाए तो माइनस बी बटा ए फॉर्मूला। अब हम बताते हैं यदि शून्यक हमारा गिवन हो, जैसे शून्यक बराबर 5 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, यदि त्रिघात बहुपद में हमारा शून्यक दिया हो या इस प्रकार से दे देगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर मान लीजिए 5 दिया हुआ, ये दे देगा मान लीजिए 3 दे दिया, ठीक है, ये दे दिया मान लीजिए 4, तो इस प्रकार से रहेगा। तो हम किस प्रकार से हम बनाएंगे त्रिघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो। इस फार्मूला त्रिघात बहुपद का एक फार्मूला होता है कि एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो करके शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा और प्लस यहाँ पर दे देते हैं प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स, प्लस में क्या होगा इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स हो जाए क्या एक्स, प्लस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक सूत्र हो गया। यदि हमारे यदि ये दिया हुआ तो यहाँ पर डायरेक्ट ये यहाँ पर से ये लिखना, यदि ये यहाँ पर दिया हुआ इस प्रकार से तो ये तीनों को जोड़ के यहाँ पर लिखना, ठीक है, और इंटू एक्स स्क्वायर करना, ठीक है। यदि भिन्न में आएगा तो इसको एलसीएम निकाल के भिन्न में आ गया, यदि आ गया जैसे 5 बटा 2 एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 3 एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पर 3 दे देते, इस प्रकार से भिन्न में आएगा। तो भिन्न में आएगा जिसको एलसीएम निकाल के और सभी में गुना कर देना, ठीक है, तब हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में। तो ये हमारा हो गया त्रिघात बहुपद। अब हम बताते हैं नेक्स्ट टॉपिक हो जाए जो हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में कहता है कि जो हमारा चर 2, जैसे देखो 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जो हमारा चर कितना होगा 2, जैसे देखो 2 चर जैसे ax1 प्लस b/1 प्लस c इक्वल टू 0। देखो समीकरण की जैसी बात कहेगा तो हमारा बराबर में 0 करना, समीकरण की जैसी बात कहेगा तो हमको बराबर में 0 करना, ठीक है, या शून्य की बात कहेगा तो बराबर में 0 करना, ठीक है। अब रैखिक आने का मतलब जिसका घात 1 हो, जैसे और 5x प्लस 3 बाई प्लस 5 इक्वल टू 0। रैखिक आने का मतलब जिसका घात 1 हो, देखो यहाँ पर 4 का घात कितना 1, तो यहाँ पर ये 1 हो गया, इसलिए यह रैखिक समीकरण होगा। जिस देखो चर कितना होगा 2 चर, तो देखो 1 चर 2 चर, 2 चर हो गया, 2 चर वाले रैखिक का मतलब जिसका घात 1 होगा, समीकरण का मतलब बराबर, ये हो गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण। निकाय कहेगा तो 2, ठीक है, 2 होना चाहिए। इस प्रकार से जैसे 6x प्लस 8y या प्लस 5y इक्वल टू 0, ये रैखिक समीकरण निकाय होगा, यानी 2 रैखिक समीकरण होगा, ठीक है। अब इसमें सवाल क्या कहता है, इसका आलेख पूछता है, तो आलेख क्या करना, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, ये x माइनस हो जाएगा और y माइनस, ठीक है। सेम इसका आलेख पूछेगा तो x और y का मान निकालना और उसका आलेख में खींच देना। अब इसमें क्या 2-3 कंडीशन है उसको बता दें। ये पहला कंडीशन क्या है कि यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो उसका समीकरण का हल कौन सा होगा। तो यदि 2 रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो समीकरण का एक हल होगा, एक हल, या इसको अद्वितीय हल कहेंगे, या अद्वितीय हल। अद्वितीय कहने का मतलब दूसरा कोई और नहीं, अद्वितीय हल। जैसे में यहाँ एक इक्वेशन, जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन, ठीक है, एक्स वाई का मान निकालते हैं, एक्स वाई का से एक्स वाई सपोज दैट कुछ हो गया, ठीक है, यहाँ पर कुछ मान निकला, ठीक है, एक्स वाई का, और इसका आलेख एक, इसका आलेख इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेते, ठीक है। और इक्वेशन 1 का यहाँ पर ये आलेख हो गया है, मान ले पॉइंट यहाँ पर, पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, एक्स वाई का मान निकालेंगे तो 2 पॉइंट आएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन का मान निकालकर इक्वेशन 2 का मान इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इक्वेशन 2 का हो गया, ठीक है, यहाँ पर सपोज ये पॉइंट या एक पॉइंट पर यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट, दोनों पॉइंट यहाँ पर, या एक पॉइंट यहाँ पर काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा हो तो इसीलिए इसका एक हल होगा। यदि 2 रेखाएँ प्रतिच्छेदी हो,
दो रेखाएं प्रतिच्छेदित तो इसका एक हल होगा। इसका फार्मूला हो जाएगा A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। इसका मैंने कोई बराबर नहीं हो। इन दोनों में से जब इक्वेशन A1 ये A1 हो गया, B1 हो गया C1, A2 B2 C2, तो इसको A1 बटा A2 अभी B1 बटा B2 करेंगे और इसका बराबर नहीं होगा तो हम समझेंगे कि इसका एक हल है या अद्वितीय हल है। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट लिखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि यदि दो रेखाएं क्या हो, समांतर हो, यदि दो रेखाएं समांतर हो, ठीक है, समांतर हो तो कौन सा हल हो, तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कहने का मतलब यदि दो रेखाएं समांतर हो, कहने का मतलब देखो, यदि ये तो ये हो गया इसका थे। अब यदि हम दो रेखाएं समांतर, ये जिससे मान लिया जाए इस इक्वेशन का मान एक्स वाई का मान निकाल कर उसका आलेख खींचे तो मान लिया ऐसे जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से जा रहा है। और दूसरा इक्वेशन का मान निकाल कर एक्स वाई का मान निकाला उसका भी आलेख खींचे तो हमारा ऐसा ही जा रहा है। देखो यहाँ पर समांतर जा रहा है, नहीं कहीं पर मिल नहीं रहा, तो कहीं पर काटेगा नहीं एक्स और वाई, कहीं पर काटेगा नहीं तो हमारा इसीलिए हमारा कोई हल नहीं होगा। कहीं पर नहीं काटेगा तो कोई हल नहीं होगा। और इसका फार्मूला क्या होगा, देखो A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। इस प्रकार से इसका कोई हल नहीं होने का फार्मूला होगा कोई। ठीक है, और कोई हल नहीं, इसी को कहते हैं असंगत या विरोधी कहेंगे। क्या कहेंगे, असंगत या विरोधी, इसको भी कहेंगे असंगत या विरोधी कहेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा था। तीसरा तो बताते हैं। तीसरा हम बताते हैं। ठीक है, तीसरा कह रहा क्या, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा कि यदि दो रेखाएं क्या हो, समपाती, यदि दो रेखाएं समपाती हो तो इसका कौन समपाती कहने का मतलब देखो आलेख करें। आलेख जैसे एक इक्वेशन, इस इक्वेशन का हम बनाएं, एक इक्वेशन इस समीकरण का बनाएं और हमारा एक पॉइंट यहाँ पर गया और इसी पर मान लें 2 पॉइंट बनाए, एक्स वाई का मान निकाले और यहाँ पर 2 पॉइंट प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम इसमें निकालते हैं, और इसमें हम फिर आलेख खींचें तो इसी लाइन पर जा रहा है, यहीं पर हो गया एक पॉइंट है, यहाँ पर हो गया। यानी दोनों इक्वेशन का जो एक्स और वाई का मान हुआ जो इसी पॉइंट पर आया है, तो इसी पॉइंट आए पर सम पाते यानी एक ही में समा गया। सम पाते यानी एक ही में समा गया, तो इसका अनंत हल होगा। क्या होगा, अनंत हल। यहाँ पर भी काट रहा है, यहाँ पर भी काट रहा है, यहाँ पर भी काट रहा है, सभी जगह क्योंकि एक ही पर जा रहा है तो इसका सभी जगह, तो इसका हो जाएगा अनंत हल। इसका क्या हो जाएगा, अनंत हल। तो इसका क्या होगा, इक्वेशन हो जाएगा A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 इज इक्वल टू C1 बटा C2। इस प्रकार से रहेगा। ये इस प्रकार से इक्वेशन दे पूछ देगा इसका कौन सा हल है, तो इस फॉर्म में अगर आता है तो हम कह देंगे कि यह समपाती और इसका अनंत हल होगा। क्या होगा, अनंत हल होगा। तो ये था 3 पॉइंट, इसमें मेन रूप से 3 पॉइंट है। इसी को कहेंगे संगत। क्या कहेंगे, संगत का हल होगा, एक अनंत हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा और एक क्या होगा, अनंत हल होगा। ये संगत का अनंत हल होगा। ठीक है, तो ये था 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। और इसमें मूल पॉइंट तो आप के का मान पूछ देगा, कहेगा कि यदि संगत हो, यदि इक्वेशन का मान यदि संगत हो तो के का मान निकालें, तो इस प्रकार से लिख कर क्या करना, निकालना। तो ये था आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण। बहुपद और वास्तविक संख्या का मूल बातें, बेसिक बातें, मेन बातें हम बताएं। तो नेक्स्ट चैप्टर में लेके आएंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है, इसमें तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण यानी एक घात वाला समीकरण हुआ। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।